अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक उपज के लिए पॉली हाउस में झरबेरा फूल की रोपाई तकनीक, आलू खुदाई यंत्र की उपयोगिता एवं इसके लाभ, झरबेरा फूल आज के समय में व्यावसायिक फूल बनता जा रहा है। इसकी मांग को देखते हुए प्रदेश के बहुत से किसानों का रुझान इसकी खेती की तरफ बढ़ रहा है। तो जो किसान इसकी खेती करना चाहते हैं वो इसकी रोपाई से लेकर के फसल का प्रबंधन किस प्रकार से करें, इस पर अपने सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र रांची के कृषि वैज्ञानिक ब्रजेश कुमार। झरबेरा फूल आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक फूल बनता जा रहा है, जिसकी मांग देश एवं विदेशों में देखते हुए देश और प्रदेश के प्रगतिशील किसान व्यावसायिक स्तर पर इसकी खेती कर खूब लाभ कमा रहे हैं। तो झरबेरा एक फूल है जो देसी की तरह होता है और उसका मार्केट में जैसे बुके देना हुआ या गुलदस्ता बनाना हुआ, इसके लिए बहुत अच्छी उसकी मार्केट है। पहले बात स्थान चयन एवं भूमि चुनाव की, तो इसकी खेती के लिए जमीन समतल हो तथा ऊंचे स्थान पर हो जहां हवा का रुकाव न हो। कम से कम 30 मीटर की दूरी तक कोई भी बहुमंजिला इमारत ना हो तथा अच्छी गुणवत्ता एवं सिंचाई जल की व्यवस्था हो वहां पर करनी चाहिए। खेती शुरू करते हैं, हम झरबेरा की खेती करने जाते हैं तो एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि उस जो ग्रोइंग मीडिया जिसमें पौधे लगाए जाएंगे, जो बेड हम तैयार करते हैं उसे बनाने पे विशेष ध्यान देते हैं। बेड तैयार करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि बेड का जो मटेरियल है वो उसमें मुर्गी की खाद वगैरह नहीं उपयोग करना चाहिए। उसमें मिट्टी और फार्म यार्ड मैन्योर जिसे बोलते हैं हम लोग कंपोस्ट, उसको 2:1 रेशियो में 2 भाग मिट्टी और 1 भाग कंपोस्ट का उपयोग करके बनाया जाता है। बेड की तैयारी के पूर्व मिट्टी को रोग एवं कीट रहित करने के लिए 100 वर्ग मीटर के लिए 7 से 10 लीटर फॉर्मेल्डिहाइड दवा को 100 लीटर पानी की दर से मिलाकर पावर स्प्रे से छिड़काव कर उसे पॉलीथीन शीट से ढककर चारों ओर से दबा दें, जिससे मिट्टी में पड़ी दवाइयों से बनने वाली गैस बाहर न जाए। 3 से 4 दिन बाद पॉलीथीन शीट हटाकर मिट्टी में पानी भर दे तथा 3 से 4 दिन तक लगातार फावड़े की सहायता से पलटते रहना चाहिए। सुगमता पूर्वक सभी कृषि कार्य संचालन होने के लिए झरबेरा की खेती रेज बेड पर की जाती है। बेड की ऊंचाई को 45 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर ऊंचा रखते हैं जब सतह से, और यदि संभव हो तो उसमें बेड के नीचे छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े डाल देते हैं, जिससे क्या होगा, अधिक पानी होने की स्थिति में पौधों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। बेड की जो चौड़ाई रखते हैं वो नीचे 90 सेंटीमीटर और ऊपर की तरफ
80 सेंटीमीटर रखते हैं। इस बेड पर 3 लाइन पौधे लगाए जा सकते हैं। पौधे से पौधों को लगाने की दूरी जो होती है वो लगभग 30 सेंटीमीटर रखते हैं या 1 फीट रखते हैं। पौधे लगाने से पूर्व ये इस पौधों को किसी तरह की बीमारी और कीट से नुकसान न हो, इसके लिए मीडियम जो होता है ग्रोइंग हमारा, उसको स्टरलाइज कर लेते हैं। यदि झरबेरा फूल की किस्मों की बात करें तो झरबेरा फूल की किस्में विभिन्न रंगों की होती हैं, जैसे लाल, पीला, मैरून, सफेद, गुलाबी। इसके अलावा बहुरंगी किस्में हैं। यदि झरबेरा फूल को खुले में उगाया जाए तो इसकी गुणवत्ता एवं आकार दोनों अच्छी नहीं रहती। बाजार मांग एवं रंगों के अनुसार निम्न प्रकार हैं, जिसमें से इसका चयन कर आप झरबेरा की खेती कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। विभिन्न रंगों के लिए विभिन्न प्रजातियां आती हैं, जैसे आप सफ़ेद में डालमा है, इसी तरह पिंक में रोजेलिन है। इस तरह से अच्छी प्रजातियों का चुनाव करें और कोशिश करें कि टिश्यू कल्चर पौधों का उपयोग करें, जो और वैसी कंपनियों से या वैसे संस्थानों से पौधे लें जो विश्वसनीय हैं। और पौधों को जैसा पहले बताया कि इस बेड पे जो हम बनाते हैं 80 सेंटीमीटर चौड़ी बेड, इस पे 3 लाइन पौधों की लगाते हैं। पौधों से पौधों की दूरी को जो है वो 30 सेंटीमीटर रखते हैं और लाइन से लाइन की दूरी को भी 30 सेंटीमीटर रखते हैं। पॉली हाउस में ड्रिप की सुविधा ज़रूर होती है, अगर नहीं है तो मैनुअल ड्रेंचिंग के थ्रू इरिगेशन कर सकते हैं। जहां तक खाद उर्वरकों की उपयोग की बात है तो बेड तैयार होने के बाद बेसल उर्वरक रूप में सिंगल सुपर फास्फेट, 2.5 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, आधा किलोग्राम बायोजाइम ग्रेन्यूल्स, 200 ग्राम ह्यूमिगार्ड ग्रेन्यूल्स 200 ग्राम प्रति 10 वर्ग मीटर की दर से बेड के ऊपर की सतह में मिला देना चाहिए। झरबेरा की खेती में पौधरोपण एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। सामान्य रूप से जनवरी से मार्च एवं गर्मी में रोपाई जून से अगस्त तक की जाती है। और लगाने के बाद प्रतिदिन सुबह शाम 2 बार इरिगेशन देना होता है, पहले 1 सप्ताह तक। और पहले अगर ड्रिप है तो प्रति पौधे के पास एक ड्रिप होनी चाहिए, जिससे कि पौधों को स्टैब्लिश होने में आसानी होती है। और पहले 1 सप्ताह तक सिंचाई देने के बाद उसके बाद सुबह शाम सिंचाई देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नमी को ध्यान में रखते हुए तदनुसार सिंचाई की जाती है। पौधे में खरपतवार से मुक्त रखने के लिए निराई गुड़ाई करना आवश्यक है। यदि ऊपर की जमीन कुछ सख्त दिखाई दे तो 10-15 दिनों के अंतराल पर खुरपी द्वारा हल्की गुड़ाई कर देनी चाहिए। समय समय पर खरपतवारों को हटा देना चाहिए। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। कार्यक्रम में आगे भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां बाकी हैं, बने रहिए हमारे साथ। आलू खुदाई यंत्र की उपयोगिता एवं इसके लाभ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने आलू की बुआई सितंबर-अक्टूबर माह में की थी, उनकी फसल इस समय खुदाई योग्य तैयार हो गई होगी। और अक्सर देखा गया है कि किसान आलू की खुदाई का कार्य मजदूरों द्वारा करवाते हैं, जिसमें मजदूरों की समस्या तो रहती ही है, साथ ही खुदाई की लागत खर्च भी अधिक आता है। इसी समस्या को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने आलू खुदाई यंत्र का आविष्कार किया है। तो ये यंत्र किसानों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है और इसके क्या फायदे हैं, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं जिला समस्तीपुर के कृषि अभियंता मनोरंजन कुमार से। किसान भाई देख रहे हैं यहाँ पे कि आलू उखाड़ने की जो मशीन है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखें जो मैनुअल विधि यानी जो आदमी उखाड़ता है, यानी मानव के द्वारा उखाड़ा जाता है,
तो उसमें होता है कि सबसे पहला जो है श्रम बहुत ज़्यादा लगता है। अगर 35 से 40 मजदूर लगाते हैं तो 1 हेक्टेयर आलू हमारा बढ़िया से उखड़ता है। और उसमें भी देखेंगे अगर हम मैनुअली उखाड़ते हैं तो कुदाल या खुरपी से लगाते हैं, जिससे कि जो हमारा आलू होता है वो कट भी जाता है, उसमें नुकसान भी ज़्यादा होता है। तो अगर हम मशीन से आलू की उखाड़ें तो उसमें आप देखेंगे कि मशीन के द्वारा जो सबसे ज़्यादा जो फायदा है वो है श्रम, समय और शक्ति। ये तीनों मशीन से कम लगता है। पोटैटो डिगर मशीन से आलू खुदाई के लाभ व उपयोगिता। आलू खुदाई यंत्र से खुदाई करने पर आलू खुदाई जल्दी हो जाती है, साथ ही आलू कम चोट ग्रसित होते हैं। इस यंत्र से खुदाई करने पर आलू खुदाई लागत कम आती है। एक साथ आलू की खुदाई भी हो जाती है और उसके बाद इन्हें इकट्ठा कर आसानी से श्रेणीगत किया जा सकता है। पोटैटो डिगर जो है एक ऐसा मशीन है जो कि ट्रैक्टर के पीछे चलता है। तो पीछे चलेगा तो स्वाभाविक है कि आगे ट्रैक्टर चलेगा तो उसके चक्के जो होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, तो उससे हमारा आलू का नुकसान होगा। पोटैटो डिगर मशीन की कार्यविधि। किसान भाइयों, जैसे कि आपने देखा इस यंत्र से आलू की खुदाई करने के क्या क्या फायदे हैं, इसको देखते हुए यदि आप आलू खुदाई यंत्र का उपयोग करने जा रहे हैं तो उससे पहले ये जान लें कि यह यंत्र किस प्रकार कार्य करता है। आइए देखते हैं। तो उसके लिए एक रो व्हील आता है जो पतला चक्का रहता है, जो कि 2 आलू के रो के बीच में वो आसानी से घुस जाता है और उसमें हम लोग पीटीओ के द्वारा उसको कनेक्ट करते हैं पीछे में 3 पॉइंट लिंकेज से। और ब्लेड 2 रो में ब्लेड लगा हुआ है, वो आलू को उखाड़ता है। उससे क्या होता है कि आलू का उखाड़ने के समय जो हमारा उठता है आलू उखड़ा, और वो हमारे एलिवेटर पे आता है। आने के बाद जो हमारा कन्वेयर एलिवेटर जो है वो है कि सेकिंग करता है, जो थोड़ा सा उसमें हाफ गियर लगा हो जिससे उछलता है। उससे क्या होता है कि आलू में जो लगा हुआ मिट्टी है वो उसमें झड़ जाता है। कन्वेयर के पीछे आप देखेंगे कि एक रोलर लगा हुआ है। रोलर के द्वारा जो मिट्टी जो भुरभुरा होता है उसको थोड़ा कम्पैक्ट करके एक सतह बनाता है, और उसी कम्पैक्ट सतह पे वो जो उखड़े हुए आलू है वो आता है और उस पे गिरते जाता है। और गिरने के बाद हम लोग फिर उसको मैनुअली उसको हम लोग आलू को कलेक्ट कर लेते हैं। तो इससे हमारा जो आलू का नुकसान जो हुआ वो कम होता है। अगर हम 2 रो क्रॉप की बात करें तो हमारा जो फील्ड कैपेसिटी हुआ 1 घंटा में जो कार्य करने का क्षमता होगा वो 0.15 से लेकर के 0.2 हेक्टेयर तक होता है 1 घंटे की बात करें। और अगर हम मैनुअली अगर करें तो 35 से 40 मजदूर 1 हेक्टेयर को उखाड़ने में लगता है, जो कि हमारा अगर इकोनॉमिकल व्यू से देखें तो हमारा जो लेबर कॉस्ट होगा करीब 8,000 के आसपास आता है। और अगर हम इसकी बात करें तो हमारा करीब 1 घंटा में हमारा 3 लीटर डीजल खाता है, और जो ऑपरेटर लेगा करीब प्रति अगर हेक्टेयर के हिसाब से देखें तो 700 से 800 रुपया प्रति हेक्टेयर ये आता है। और जो आलू खड़ता है उसकी क्वालिटी बरकरार रहती है। पोटैटो डिगर मशीन की कीमत और अनुदान। किसान भाइयों, वैसे तो प्रदेश में कई कंपनियों की पोटैटो डिगर मशीन बाजार में आसानी से मिल जाती है, जिनकी कीमत 1 और 2 रो वाली मशीन के अनुसार अलग अलग होती है। इसकी बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 60 से 70 हजार रुपए है, जिस पर शासकीय अनुदान भी उपलब्ध है। अनुदान के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क कर सकते हैं। और विशेष जानकारी के लिए अगर आप देखेंगे तो हमारे डिपार्टमेंट राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेशनरी है, उसमें आप कभी भी फोन कर करके या फिर अपने चल कर करके आकर के देख सकते हैं। मशीन भी यहाँ पे है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सफेद मक्खी कीट से फसलों में नुकसान और इसका नियंत्रण। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है, और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर।
हमारे राज्य में रबी फसलें बढ़वार की अवस्थाओं पर हैं और इन फसलों में सफेद मक्खी कीट का प्रकोप प्रमुख रूप से दिखाई दे रहा है। अगर किसानों द्वारा समय रहते इसका नियंत्रण नहीं किया गया तो फसलों में वायरस जनित रोग का प्रकोप हो जाता है, जिससे फसलों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचता है। इसलिए सफेद मक्खी कीट का नियंत्रण कैसे करना है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर BL बलाई। आज हम किसान भाइयों सफेद मक्खी जो कीट होता है ये कैसे होता है और किस किस फसल को नुकसान करता है इसके बारे में और इसका प्रबंधन कैसे करें। सबसे पहले सफेद मक्खी ये एक छोटा सा सफेद रंग का कीड़ा होता है जो पौधे के पत्ती के ऊपर रस चूसता है तथा ये जो कीड़ा है ये क्या करता है, पत्ती की निचली सतह के ऊपर रस चूसता है और वहाँ पे एक गोंद जैसा चपचपा पदार्थ निकालता है, जिसके कारण से पौधे की पत्तियां काली पड़ जाती है और उसके ऊपर एक फफूंद सी आ जाती है, जिसके कारण से उसकी पत्ती के ऊपर राख हो जाती है, तेलिए बन जाती है। ये सफेद मक्खी कीट विषाणु जनित रोगों को फैलाने का काम करती है, जिससे पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती है। परिणाम स्वरूप किसानों को भारी हानि का सामना करना पड़ता है। अब हम पौधों के अंदर इसकी हानि को कैसे पहचानें। अतः किसान भाइयों जो सफ़ेद मक्खी होती है वो फसल पर कितना नुकसान पहुंचती है हम कैसे नापे हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं किसान भाइयों, जो सफ़ेद मक्खी का जो वयस्क होता है उसको वो एक पौधे के ऊपर 8 से 12 प्रति वयस्क हो या 16 से 20 प्रति फसल के ऊपर कीट की संख्या हो तो हम ये मानना चाहिए कि इसके ऊपर इसका प्रबंधन करना जरूरी है। और ये कार्य हम सुबह 9 बजे से पहले करें तो उस समय सफ़ेद मक्खी का जो वयस्क है उसकी आसानी से गिनती हो जाती है। और या फिर फसल के अंदर अगर हमें ऐसा लगे कि 20 से 25% तक हानि होती हो और उसके ऊपर फफूंद या राख या तेलीय पदार्थ दिखाई दे तो हमें यह सोचना चाहिए कि अब हम सफेद मक्खी का नियंत्रण करना अति आवश्यक है। किसान भाइयों सफेद मक्खी कीट के नुकसान को देखते हुए इसका नियंत्रण करना जरूरी हो जाता है। तो किस प्रकार से इसका नियंत्रण आइए जानते हैं। नीम युक्त कीटनाशकों का अधिक से अधिक छिड़काव करना चाहिए किसान भाइयों। और नीम आधारित कीटनाशकों में 5 मिली प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसमें 1 ml स्टिकर या जो चिपचिपा पदार्थ या साबुन या शैम्पू मिलाकर पानी में डालकर उसका 7 से 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहना चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों फसल के अंदर कीटनाशक दवा का प्रयोग करने के लिए हमें क्या करते हैं कि इमिडाक्लोर या एसीफेट या थायोमिथॉक्सिन नामक दवा 1 ml प्रति लीटर दवा पानी में घोलकर उसका छिड़काव करें। इन दवाओं का छिड़काव करते समय ये ध्यान रखें कि एक ही दवा का बार बार छिड़काव नहीं करना चाहिए। एक ही दवा के छिड़काव से कीटों का संपूर्ण नियंत्रण नहीं हो पाता है, इसलिए इन दवाओं का अदल बदल कर ही छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों ये जो सफेद मक्खी होती है वो जब फसल नहीं रहती है तो वो कहाँ पे रहती है। तो अतः किसान भाइयों सबसे पहले खेत के अंदर किसी प्रकार का खरपतवार हो उसको उखाड़ के नष्ट कर देना चाहिए तथा और भी जंगली बबूल हो या खेजड़ी हो या उनको भी अगर समय समय पर काटते रहें तो ये सफेद मक्खी का जो वयस्क है वो नहीं रहेगा। और या किसी कीटनाशक दवा का छिड़काव करे तो उनका नियंत्रण हो जाता है। तो इस प्रकार के समन्वित कीट नियंत्रण करे तो सफेद मक्खी का नियंत्रण हो सकता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला रांची के कृषक अंगद शर्मा ने। यह मटर की फसल में फली छेदक कीट के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो अंगद शर्मा जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों आज मैं आपको मटर की फसल की सामयिक देखभाल के विषय में जानकारी दूंगा। तो इस समय अपनी फसल फली अवस्था पर भी है, बढ़वार की अवस्था पर है। मटर की फसल में इस अवस्था पर कई हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है और इन्हीं में से एक है चने की इल्ली। ये कीट शुरुआत में पत्ती को खुरच कर खाती है और इसके बाद फली बनने पर फली में छेद कर उसके दाने को खाती रहती है, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता तो प्रभावित होती है, साथ ही उपज में गिरावट भी देखी जाती है। यह एक ऐसा कीट होता है जो फसलों पे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है।
तो इसका नियंत्रण करना, इसकी रोकथाम करना बहुत ही आवश्यक है। तो इसमें आप कई प्रकार के कीटनाशक बाजार में उपलब्ध हैं, जिसमें से आप फिनोल्फॉस का प्रयोग कर सकते हैं, क्लोरोपाइरीफॉस का प्रयोग कर सकते हैं। मात्रा इसमें रहेगी 1.5 से 2 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिलाकर हमको छिड़काव करना है। अगर इसका प्रकोप ज्यादा दिखाई देता है तो इसमें आप इंडॉक्सीकार्ब जैसे कीटनाशकों का भी प्रयोग कर सकते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू रोग, जिसे आप भभूतिया रोग के नाम से जानते हैं, इस रोग के कारण पत्तियों पर सफेद पाउडर जम जाता है, जिससे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं, या यूं कहें कि अपना भोजन बनाने में असमर्थ हो जाते हैं। पुष्पन और फली अवस्था पर इस रोग के प्रकोप होने पर उपज में भारी कमी आ जाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप किसान भाइयों, आप घुलनशील सल्फर बाजार में मिलती है, घुलनशील गंधक के नाम से आती है। इसकी 3 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर हमको छिड़काव करना है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छी पैदावार के लिए गन्ने की पेड़ी फसल में आवश्यक प्रबंधन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज़ बिहार झारखंड, खबर ही जीवन है।